नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने सामाजिक प्रक्रियाओं को पढ़ा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेस्ली वाइट ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा है, जैसे कि सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। ये जो प्रक्रियाएं हैं, इनको 2 खंडों में इन्होंने विभक्त कर दिया। पहला है संयोजक प्रक्रिया, जिसमें सहयोग, समायोजन और आत्मसातकरण है। दूसरा विघटनात्मक विभाजन प्रक्रिया, जिसमें प्रतियोगिता और संघर्ष। आज हम संयोजक प्रक्रिया में सहयोग को पढ़ेंगे। सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। इसके अभाव में सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं एकाकी प्रयत्नों से नहीं कर सकता। अकेले ही वह अपने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे हमेशा दूसरों के साथ सहयोग में रहने की आवश्यकता पड़ती रहती है। पारिवारिक जीवन में पाया जाने वाला सहयोग ही सदस्यों को अच्छा नागरिक बनाने में योगदान देता है। जब हम परिवार में होते हैं तो परिवार में हम समाजीकरण के द्वारा सहयोग को सीखते हैं कि किस तरीके से हमें एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये हम अपने परिवार में हम समाजीकरण के द्वारा हम ये सारा सीख लेते हैं, जो व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए हमें मदद देता है। वो हमारा प्राथमिक कदम जो हम परिवार में सीखते हैं, वो समाज को संगठित करने के लिए मदद करता है। वर्तमान समय में सहयोग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। बिना सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सहयोग के अभाव में समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। कोई भी समाज आसानी से मिटना नहीं चाहता है। समाज जैसे बना हुआ है वैसा ही बना रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस समाज के सदस्यों में सहयोग होना। समाज में विभिन्न किस्म की विघटनकारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए समाज अपने सदस्यों के बीच सहयोग की बात करता है। सामाजिक एकीकरण से लेकर राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया तक के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी समाज अनवरत रूप से वर्ग, जाति, संघर्ष एवं सांप्रदायिक दंगों से ग्रसित नहीं रह सकता है, क्योंकि इस स्थिति में उसके विकास की प्रक्रिया को बाधा पहुंचती है। विकास के लिए यदि सबसे अधिक किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो वह प्रक्रिया है सहयोग। सहयोग के अभाव में किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता। जैसे कि आप जान सकते हैं कि बिना सहयोग के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मानव समूह में रहता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और बिना सहयोग के उसका विकास नहीं हो सकता। आज तक मानव के इतिहास में जो कुछ भी विकास हुआ है वह मानव जाति के सहयोग से ही संभव हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि सहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन कहते हैं, सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सहयोग जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। ग्रीन के शब्दों में वो कहते हैं कि मिलता जुलता विचार लेस्ली एवं उसके सहयोगी समाजशास्त्रियों का भी है। उन्हीं के शब्दों में व्यक्तिक या सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या समूह के द्वारा किया गया साझा प्रयास सहयोग कहा जाता है। इन दोनों परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि सहयोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक मिला जुला प्रयास है, यानी कि एक साझा प्रयास है। वही साझा प्रयास सहयोग की श्रेणी में आता है। उसको हम सहयोग में रखते हैं जो सापेक्षिक रूप से काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। यदि कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर कुछ क्षण के लिए किसी सरकारी ऑफिस में
या किसी कंपनी के मालिक के खिलाफ अगर नारेबाजी करते हैं तो उसे समाजशास्त्रीय अर्थ में सहयोग नहीं कहा जाएगा, वह सहयोग नहीं है। उसी प्रकार 2-4 व्यक्ति यदि इकट्ठे होकर चोरी या पॉकेटमारी की योजना बनाते हैं तो उसको भी हम सहयोग नहीं कहेंगे। सहयोग एक लंबी और अनवरत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। किसी कंपनी के तमाम मजदूर इकट्ठा होकर समान उद्देश्यों के लिए जब वो साझा यानी कि मिलजुल कर वो प्रयास करते हैं तो उसको हम सहयोग कहते हैं। उसी तरीके से यदि किसी गांव में लोग आपस में मिलजुल कर किसी मंदिर या सड़क का निर्माण करते हैं तो उसको हम सहयोग करते हैं। जैसे कि हमने अभी टीवी पर हमने देखा था कि एक व्यक्ति ने अकेले पहाड़ों को खोद खोद कर गांव में एक नदी बना दी है, तो उसके साथ फिर दूसरे गांव के लोग भी लग गए, तो उससे गांव का भी भला हो रहा है और एक दूसरे का वो सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग इस तरीके से निर्माण करना, गांव के लोगों के लिए मदद करना, तो इसको हम सहयोग कह सकते हैं। तो सहयोग के अंतर्गत दीर्घकालीन पारस्परिक निर्भरता का होना आवश्यक है। किसी प्रक्रिया के सहयोग कहे जाने के लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। उसमें कौन कौन सी बातें हैं? पहला ये है कि प्रत्येक सहयोग के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। कल हमने अंतःक्रिया को पढ़ा था। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, क्रिया या अंतःक्रिया होती है, उसको हम अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उन व्यक्तियों में जब सहयोग की भावना है तो उसमें अंतःक्रिया का होना अत्यंत आवश्यकता है। यह सहयोग की प्रारंभिक अवस्था है। सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में पूरी जगह सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता। दुनिया के हर कोने में, हर समाज में सहयोग पाया जाता है। जिस समाज के अंतर्गत अक्सर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, उस समाज में भी सहयोग पाया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि संघर्ष से पार उतरा हुआ शायद सहयोग ही समाज कहा जाता है। संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में जो संघर्ष जो होता है और उस संघर्ष से पार उतर जाना ही सहयोग है। सब मिलजुल कर उसको दूर कर देते हैं, पार उतर जाते हैं उस संघर्ष से, तो उसी को हम सहयोग कहते हैं। और उस सहयोग से ही समाज बनता है, उसी को हम समाज कहते हैं। समाज में जब तक हम मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे तो वो समाज नहीं रहेगा। सहयोग से समूह को शक्ति मिलती है। सम्मिलित प्रयास से बड़े बड़े कार्य, लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान है, निपुण है, यदि वह अकेले कार्य करता है तो वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह मिलजुल कर सहयोग के द्वारा कार्य कर सकता है तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। सहयोग के लिए समान लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। समान उद्देश्य के अभाव में हम सहयोग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मजदूर लोग अपने मालिकों के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ समान उद्देश्य की बात होती है। तो हर सहयोग के अंतर्गत सहयोगियों की अपनी इच्छा होती है। बलपूर्वक किसी भी समूह के अंतर्गत समान हित की भावना नहीं पैदा की जा सकती है। तो सहयोग समान इच्छा पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सभी की इच्छा उसमें निहित होती है। जब तक व्यक्तियों के अंतर्गत किसी काम के लिए आंतरिक प्रेरणा नहीं होती तब तक सहयोग संभव नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सापेक्षिक रूप से सहयोग एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सहयोग की प्रक्रिया रोज बनती है, बिगड़ती नहीं है। क्षणिक सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप नहीं ले सकता है। सहयोग में थोड़ी स्थिरता आवश्यक है।
सहयोग के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों या अधिक से अधिक, एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, राष्ट्र का होना जरूरी है। सहयोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्तर तक संभव है। ये उद्देश्यों का दायरा काफ़ी संकीर्ण होता है तो सहयोग का स्तर भी छोटा हो जाता है। और अगर किसी सहयोग का उद्देश्य बहुत बड़ा और महान होता है तो सहयोग का स्तर भी बहुत बृहत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम कल के वीडियो में सहयोग के कारण और सहयोग के प्रकारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।